ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। अभिक्रियाएं तो हम सब जानते हैं, जिनमें दो पदार्थ आपस में रासायनिक रूप से मिलते हैं और अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। अब बारी आती है क्रियाविधि। तो ये जब आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो इनमें जो कुछ भी घटित होता है, यानी कि कौन कौन से पद होते हैं, कौन से पुराने बंध टूटते हैं, कौन से नए बंध बनते हैं, इन्हीं सबको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? क्रिया विधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अब क्रिया विधि में हम दो तरह के तीर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो मुड़े हुए तीर का संकेत पहले मैं सिंपल शब्दों में लिखूंगा, तीर संकेतन। सबसे पहली बात, तीर का निशान इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने को बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जा रहा है। तो ये एरो का मतलब है यहां का इलेक्ट्रॉन ए जगह से कहां पहुंच जा रहा है? बी में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से शिफ्ट करने के लिए हम एक तीर का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जाएगा, पूरे बंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? तो बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो बंध ए और बी के बीच बना हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। अगर मैं इस तीर को इस तरीके से शिफ्ट कर रहा हूं, इसका मतलब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बी पर चले गए, ए के पास से उसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया, ठीक है ना? तो इसके रिजल्ट में हमको मिलता है ए के ऊपर धन और बी के ऊपर ऋण, ठीक है? ये अब बारी आती है एक दूसरे तरह के तीर का इस्तेमाल, हाफ एरो। अब अगर मान लो ए और बी के बीच जो बंध है, एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? एक ए का इलेक्ट्रॉन होता है और एक बी का। तो अगर हम इसको ऐसा दर्शाएं, ये आधा तीर और ये आधा तीर, ठीक है ना? इस तरीके से। तो आधा तीर का मतलब है आधा बंध ए की तरफ चला गया और आधा बंध बी की तरफ चला गया। मतलब दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ए के पास एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन रहेगा और बी के पास भी एक असहभाजित। डॉट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो बंध टूटने से मिला, जो पहले से ही इसका था, वो अकेला हो गया, अब उसका कोई जोड़ीदार नहीं रहा। तो ये तो सामान्य चीजें हैं जो आप काफी समय पहले से भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। अब हम आते हैं समांश या विषमांश विदलन। विदलन का मतलब होता है बंध का टूटना। तो समझते हैं हम, बंध का विदलन सरल शब्दों में टूटना। तो बंध दो प्रकार से टूटता है, समांश विदलन। अच्छी तरह समझेंगे कि सामान्य सहसंयोजक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली सहसंयोजक बंध जो बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ए का इलेक्ट्रॉन और एक बी का इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ए और बी के बीच के बंध को समांश विदलन कर रहे हैं, बराबर तोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। इस तरह से ए के ऊपर एक डॉट का चिन्ह और बी के ऊपर एक डॉट का चिन्ह बनाएंगे। अब इन पे कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, कोई धन कोई ऋण नहीं है, पर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनको मुक्त मूलक कहा जाता है।
मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक ऐसा अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, यानी अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाला ऐसा माध्यमिक पदार्थ होता है। ये उत्पाद नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे, ये आगे क्रिया करेगा। ऐसा सक्रिय पदार्थ होता है जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कम से कम एक कैसा इलेक्ट्रॉन होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये किस तरीके से प्राप्त होता है? समांश विदलन से। अब आते हैं विषमांश विदलन। विषमांश विदलन, विदलन मतलब टूटना। अब बंध अगर असमान रूप से टूटे तब क्या होगा? तब होगा ये कि ए और बी के बीच का इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह से बी पे चला जाएगा। तो देखो, जब आधा आधा बटा तो मैंने आधे तीर का इस्तेमाल किया था, जब पूरा बंध एक तरफ चला गया तो हमने पूरा तीर का इस्तेमाल किया मुड़े हुए। तो इसके फलस्वरूप ए के ऊपर धन और बी के ऊपर ऋण आ जाता है। या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, यानी बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ए के ऊपर ऋण और बी के ऊपर धन आ सकता है। ठीक है, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा और जिसका इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा। तो अगर हम ये माने कि ये ए बी की जगह, ए की जगह मैं आर, आर मतलब एल्किल समूह, कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन का चैन, और एक्स के बीच का बंध इस तरीके से टूटे विषमांश की एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए, तो आर के ऊपर धनावेश और एक्स के ऊपर ऋणावेश। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आर और एक्स में बंध इस तरीके से टूटे कि एक्स इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाए, आर पर ऋण और एक्स पर धन आ जाए। दोनों ही संभावनाएं हैं। तो अगर आर पर धन है तो ये कार्ब धनायन कहलाएगा, और आर पर अगर ऋण है तो ये कार्ब ऋणायन कहलाएगा। तो दो चीजें तो विषमांश विदलन से बनी, और समांश विदलन से जो बनता है वो कहलाता है मुक्त मूलक। तो समांश विदलन में जो मुक्त मूलक होंगे उनकी खासियत क्या होती है वो हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब आते हैं, ये तो जनरल नॉलेज हो गया, बंध कैसे टूट सकता है। तो बंध दो तरीके से टूट सकता है। बराबर टूट जाए, बराबर टूटे तो ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो ये बन गया मुक्त मूलक। दूसरा विषमांश विदलन, अगर बंध बराबर नहीं टूटता है तब ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि या तो ए के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या बी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जुड़ा हुआ समूह कार्बन के साथ के बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाता है तो कार्बन के ऊपर धनावेश आ जाएगा, और अगर जुड़ा हुआ समूह अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल जा रहा है तो कार्बन के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। अगर कार्बन पर धनावेश आए तो कार्ब धनायन बन जाएगा और ऋणावेश आए तो कार्ब ऋणायन बन जाएगा। ये आपको सामान्य तौर पे देखने को मिलता है। अब हम आते हैं अभिकर्मकों के प्रकार। अभिकर्मक किसको बोलते हैं? तो ऐसे क्रियाशील पदार्थ या ऐसे क्रियाशील मध्यवर्ती जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हम उनको बोलते हैं अभिकर्मक। तो हमारे मूल पदार्थ से क्रिया करने आने वाला जो भी पदार्थ होगा उसको हम क्या कहेंगे? अभिकर्मक। तो अभिकर्मक मूल रूप से दो भागों में बांटे गए हैं। अभिकर्मक, पहला है नाभिक स्नेही। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल।
और जिसमें ये भाग लेता है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक का क्या मतलब है भाई? ऐसा अभिकर्मक जिसको नाभिक, नाभिक क्या होता है? एक परमाणु के दो हिस्से होते हैं। नाभिक जिसमें प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि नाभिक स्नेही यानी ऐसा अभिकर्मक जिसको धनावेश की आवश्यकता होती है, यानी वो खुद कैसा होगा? यानी वो खुद या तो ऋणावेशित होगा या उस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी। उस इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को संतुष्ट करने के लिए उसको धन की आवश्यकता होगी। तनु बेटा अपना माइक ऑफ कर लेंगे आप, है ना? तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक स्वयं क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? तो OH माइनस, OR माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, जिनके ऊपर भी माइनस है वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? नाभिक स्नेही के अंतर्गत। इसके अलावा ऐसे अभिकर्मक जिनमें ऋणावेश तो ना हो लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो बंध के लिए, जैसे जल, जैसे अमोनिया, यानी H2O, ऑक्सीजन पर 2 जोड़ी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। अमोनिया, इसके पास 1 जोड़ी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। RnH2, नाइट्रोजन के पास अभी भी 1 जोड़ी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? नाभिक स्नेही। इनके पास इलेक्ट्रॉन है, पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है, और इनको नाभिक चाहिए, धनावेश की आवश्यकता है, इसलिए इनको नाम दिया गया नाभिक चाहने वाले, धनावेश चाहने वाले। दूसरे तरीके का अभिकर्मक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे अभिकर्मक जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, फाइल, फिलिक, चाहने वाला, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसको, यानी उसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज्यादा कमी है, तो इसलिए उसको दूसरे से इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक जो होते हैं वो जनरली या तो स्वयं धनावेशित होते हैं या उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनमें बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं आपके पास। H+ है, R+ के रूप में है, इसके अलावा NO2+ बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब। इसके अलावा AlCl3, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। BF3, ठीक है ना, BCl3, ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये तो हो गया हमारे अभिकर्मक। अब बारी आती है कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो मूल रूप से हम इनको 5 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटा के उसकी जगह किसी दूसरे को ले आना। ये क्या कहलाया? प्रतिस्थापन। आपके यौगिक में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, आपने उसकी क्रिया जल से करा दी, क्लोरीन निकल गया, OH ग्रुप आ गया, तो एक निकलेगा और दूसरा क्या होगा? आके जुड़ जाएगा। प्रतिस्थापन, एक को हटाकर दूसरा आना, प्रतिस्थापन, ठीक है। दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक में कोई चीज बाहर नहीं निकलती,
तो जनरली इस तरह की अभिक्रियाएं ऐसे अभिकर्मक देते हैं जिनमें या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये क्या करते हैं, जो भी अभिक्रिया करने आता है उसके दो हिस्से करते हैं और दोनों को एक इधर वाला परमाणु जोड़ लेगा और एक इधर वाला परमाणु जोड़ देगा। यानी कि ये पूरी तरह से आने वाले पदार्थ को अपने में समाहित कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये कहलाता है योगात्मक अभिक्रिया। अभी हम इसका डिटेल करेंगे, इसलिए घबराइए नहीं। तीसरा है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन में क्या होता है, अगल बगल के परमाणु या एक ही परमाणु से जुड़े हुए दो पदार्थ, दो कण बाहर निकल जाते हैं। तो एक संतृप्त यौगिक से जो अगर चीजें बाहर निकल जाएं, विलोपित हो जाएं, निकल जाएं, तो ये क्या कहलाएगा, विलोपन अभिक्रिया। चौथा आपकी क्रिया है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया में सामान्य तौर पर कोई चीज न तो बाहर से जुड़ती है न अंदर से बाहर निकलती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, पर सामान्य तौर पे कोई समूह जो पहले जहां पर जुड़ा था बाद में उसकी जगह बदल जाए तो हम कहेंगे पुनर्विन्यास है, रीअरेंजमेंट, व्यवस्था बदल गई, पहले ए से जुड़ा था बी से जुड़ जा रहा है। ठीक है। तीसरा लास्ट है आणविक अभिक्रियाएं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हम इन सब का डिटेल करने वाले हैं, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा, बहुत ओवर डिटेल नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है पहले से जो समूह जुड़ा हुआ है उसको हटाकर उसकी जगह दूसरे नए समूह को ले आना, नए समूह का जुड़ना, ये कहलाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप देखो कि मान लो हमारे R के साथ X कोई समूह जुड़ा हुआ है, हमने Y ले लिया, अब ये क्या हुआ, R Y हो गया और X अलग हो गया। तो X को हटा के बदले में Y आ गया। ये है प्रतिस्थापन, एक को हटाकर दूसरे का आना। अब प्रतिस्थापन जो होता है वो तीन तरह का होता है। पहला है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन आपने समांश विघटन पढ़ा, उसमें जो बन रहे पदार्थ थे उन पे मैंने एक छोटा छोटा डॉट लगाया था। तो ये क्या है, मुक्त मूलक कहलाते हैं। इनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने CH4 पर क्लोरीन की क्रिया की, जिससे आपको मिल गया प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl और HCl। तो ये कैसे हुआ, ये क्रिया कैसे हुई देखेंगे। एक्चुअल में Cl2Cl है। H न्यू का मतलब होता है प्रकाश की ऊर्जा। प्रकाश की ऊर्जा पड़ने से यह बंध बीचों बीच टूट जाता है, तो Cl मुक्त मूलक बना, ये वाला Cl भी मुक्त मूलक बन जाता है। अब CH4 यानी कार्बन जो कि 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये क्या करता है, Cl मुक्त मूलक से क्रिया करता है। तो ये अपने हाइड्रोजन के साथ के बंध को भी बराबर तोड़ता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, कार्बन अपना, और ये क्लोरीन कार्बन से जुड़ जाता है। तो जिसके फलस्वरूप आपको मिलता है Cl, और अब H मुक्त मूलक हो गया। H का मुक्त मूलक बचे हुए क्लोरीन के मुक्त मूलक से जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, HCl। तो इस तरीके से आप देखें कि क्रिया होती है। ये जो ऊपर वाली क्रिया हुई वो इस तरीके से हुई। ये 3 पद है, क्रिया विधि कहते हैं इसको हम। तो मुक्त मूलक क्रिया विधि पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। तो पहला हमने प्रतिस्थापन बोला था, एक को हटा के दूसरा आ जाए,
तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, इसी में दूसरा तरीका मुक्त मूलक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन कैसे होता है? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन कुछ इस तरीके से होता है कि जब हम बेंजीन की रिंग पे एक HNO3 की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो बेंजीन की रिंग पे हमको NO2 जुड़ा हुआ मिलता है और यहां से हमारा H2O बाहर निकल जाता है। अब ये हुआ कैसे? होता यह है कि सबसे पहले HNO3 और H2SO4 आपस में जुड़ते हैं। तो ये कैसे जुड़ेंगे? मैं HNO3 को थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं, HONO2 कर दो, ठीक है। तो HONO2 का HO वाला हिस्सा अलग हो जाता है और H2SO4 का एक H इससे आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या बनता है आपका तो यहां बन के जो तैयार होता है वो होता है आपका, बचा क्या यहां? NO2। NO2 धनावेशित कण के रूप में बचता है और H2SO4 का एक H बाहर निकल जाने के कारण ये खाली HSO4 ऋणावेश में बदला और H2O बाहर निकल गया। अब ये जो NO2 प्लस है, ये NO2 प्लस क्रिया करता है किससे? बेंजीन की रिंग से। बेंजीन की रिंग में हर जगह CH होता है H के रूप में। ये जो NO2 प्लस है हमारा, ये इस H को बाहर निकाल देता है और खुद यहां जाके क्या होता है? जुड़ जाता है। तो आपको मिल जाएगा बेंजीन के रिंग के ऊपर NO2 जुड़ा हुआ और ये H प्लस बाहर आता है जो वापस HSO4 से जुड़ जाता है और उसको किस में बदल देता है? H2SO4। तो इस तरीके से आप नोटिस करें कि एक धनावेशित कण बेंजीन के रिंग में पहले से उपस्थित हाइड्रोजन को हटाता है। ये जो धनावेशित कण है, ये खुद तो इसके पास धन की कमी नहीं है, धन है, प्लस चार्ज इसके पास है। इसको क्या चाहिए? ऋण चाहिए, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो नाम दिया गया इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये है। नेक्स्ट चीज जो है वो हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। तीसरा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में एक उदाहरण दिया गया है, खूब सारे इसके उदाहरण है इसलिए इसको रिएक्शन से नहीं बताया गया। जैसे आप HCl के साथ रिएक्शन करा सकते हैं और बाकी चीजों के साथ। तो यहां जो सरल तरीके से बताया गया है कि Nu ऋणात्मक हिस्सा R और X के साथ जुड़ के ये क्रिया कर लेता है और बनाता है RNu प्लस X माइनस बाहर निकल जाता है। जैसे अगर हम मान लो हमारे पास CH3Cl है और हम इस पर OH माइनस आयन की क्रिया कर दें, तो होगा ये कि ये माइनस आयन, यानी इसके पास ऋण की कमी नहीं है, ऋण तो है ऑलरेडी उसके पास, तो वो क्या करता है? Cl को हटा के उसकी जगह ले लेता है। तो ये बन जाता है CH3OH और Cl माइनस बाहर। तो इस तरीके से जो क्रियाएं हुई, इसमें आपने देखा कि कुल तीनों ही अभिक्रियाओं को आप देखिए, पहले से जो जुड़ा हुआ है उसको हटा के उसकी जगह दूसरा आ रहा है। पहले से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आया,
पहले से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटा के NO2 आया, पहले से जुड़े हुए क्लोरीन को हटा के OH आया। तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, एक को हटाकर दूसरे का आना। ठीक है, ये हो गया आपका पहले तरीके की क्रिया। दूसरी क्रिया है योगात्मक क्रिया। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने पहला पढ़ा प्रतिस्थापन, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं योगात्मक क्रिया। दूसरी क्रिया आपकी है योगात्मक। नाम से जाहिर है जोड़ना है, कुछ बाहर नहीं निकलेगा। तो कहां जोड़ सकते हैं आप? अगर मान लीजिए आपके दोनों हाथ में सामान है और मैं कहूं ये ले बेटा तीसरा सामान पकड़, तो आप पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। आपको पहले से जो सामान पकड़े हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर आप ये वाला पकड़ सकते हैं। तो अगर आप एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ते हैं, मतलब उसको हटाकर दूसरा ले रहे हैं, तो वो प्रतिस्थापन है। एक को हटाकर दूसरा आया। लेकिन आप खाली हाथ जा रहे हैं और आपको दो चीजें पकड़ने को दिया गया, तो आप दोनों को पकड़ लेंगे। तो पहले आपके हाथ में कुछ नहीं था, अब दोनों हाथ में कुछ कुछ है, तो ये कहलाया योगात्मक क्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया जनरली एल्कीन और एल्काइन देते हैं, एल्केन ये क्रिया नहीं देते। तो क्या होता है इसमें? जैसे आप मानिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमने ब्रोमीन इसको दे दिया Br2। तो CH कार्बन कार्बन इसमें दो बंध से जुड़े हैं। अगर एक बंध टूट भी जाए तब भी ये एक बंध से जुड़े रहेंगे। तो ये अपने सिग्मा और पाई में से पाई बंध को तोड़ देते हैं और CH2 एक ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा CH2 भी एक ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां कुछ बाहर नहीं निकला, यहां बहुबंध को तोड़कर उसके खाली जगह पे हमारे अभिकर्मक जाकर जुड़ जाते हैं। तो अब ये जो है ये भी तीन तरह का है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, मुक्त मूलक। तो हम यहां मूल रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही देखेंगे। तो ये जो उदाहरण है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही का है। यहां होता यह है कि ब्रोमीन के दो परमाणु आपस में टूटते हैं, एक Br माइनस बना लेता है और एक Br प्लस बना लेता है। ठीक है, तो कैसे बना? Br2 मतलब Br एक इलेक्ट्रॉन को पूरा ले लेता है, तो जो ले लेगा वो माइनस बनाएगा, जो दे देगा वो प्लस बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपके पास दो क्रियाशील चीजें हैं, एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? जिसके पास है उसको चाहिए या जिसके पास नहीं है उसको चाहिए? जैसे Br माइनस का मतलब है इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो क्या इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए? नहीं। Br प्लस का मतलब है इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे कम इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब इसका, हाँ, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये पहले आके दौड़ के क्या करेगा? बंध बनाएगा। Br प्लस पहले जाएगा तो ये पूरा बंध उठ के इससे जुड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा CH2, ये जुड़ गया Br से, यहां CH2 ही रह गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसलिए अब धन का चिन्ह किसके ऊपर आ गया? नीचे वाले के ऊपर। अब अगले स्टेप में जो दूसरा ब्रोमीन जो ऋणावेशित है वो आएगा और इसके धन के साथ क्या करेगा? जुड़ जाएगा। तो आपको मिलेगा CH2 Br ऊपर और CH2 Br नीचे। तो आप यहां देखें दोनों ही ब्रोमीन जुड़ रहे हैं, पर पहले कौन जुड़ रहा है? तो अगर पहले धन वाला हिस्सा जुड़े तो धन वाले हिस्से का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं।
और अगर ऋण वाला हिस्सा पहले जुड़ता तो हम इसको नाभिक स्नेही कर देंगे। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। एक उदाहरण आपको मैं नाभिक स्नेही का भी दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि आपके पास एक अब हम दूसरा देख रहे हैं, नाभिक स्नेही योग। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योग आपने देखा, अब नाभिक स्नेही योग देखिए। फर्क सिर्फ इतना है कि देखो जुड़ता दोनों ही है, धन वाला हिस्सा भी जुड़ेगा और ऋण वाला भी। देखो ब्रोमीन के दो हिस्से किए, एक ऋण है और एक धन। पहले कौन जुड़ रहा है? पहले अगर धन वाला जुड़ रहा है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कह दिया। और अगर पहले ऋण वाले को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? नाभिक स्नेही योग। ये कैसे होता है? तो मान लीजिए कि आपको किसी कीटोन पे CH3H C डबल बॉन्ड O पर आपको HCN जोड़ना है। इसके फलस्वरूप आपको जो मिलेगा वो है CH3HCOH और CN। ठीक है, ये उत्पाद मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले देखें कि जो HCN है ये टूट के बनाएगा H प्लस और CN माइनस। अब CH3H C के साथ दो डबल बॉन्ड O है। याद रखिए कि इन दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ा अपनी ओर खींच के रखता है। तो सबसे पहले इस पर जुड़ेगा माइनस वाला CN माइनस। माइनस वाला जाके जुड़ता है हमेशा किससे? कार्बन से। तो इसका पाई बंध पूरी तरह से चला जाएगा ऑक्सीजन पे। अब ये क्या हो गया? CH3H। आप नोटिस करें कि हमने CN जोड़ दिया और यहां पर एक माइनस आवेश आ गया कार्बन के ऊपर, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर। अब जो साइनाइड के साथ का हाइड्रोजन है जो H प्लस वाला है वो आके इससे जाके जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? CH3H C, इस तरफ CN और इस तरफ O के साथ H। तो हो ये रहा है कि दोनों में अंतर क्या मिला आपको? देखें जरा। देखिए ब्रोमीन के दो हिस्से हुए, एक धनावेशित हुआ और एक ऋणावेशित। पहले धनावेशित वाला जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और यहां पहले ऋणावेशित वाला जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? नाभिक स्नेही। बस फर्क इतना है, जुड़ना दोनों को है। पहले कौन जुड़ेगा? अगर पहले ऋण वाला जुड़ रहा है तो उसको क्या चाहिए? ऋण तो खुद के पास है, उसको धन चाहिए, धनावेश। धनावेश कहां होता है? नाभिक में होता है, इसलिए नाम दे देंगे नाभिक स्नेही। पहले कौन जुड़ रहा है? धन वाला। धन तो उसके पास है ऑलरेडी, उसको क्या चाहिए? ऋण। ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है ना? जुड़ते दोनों हैं, पहले जो जुड़ता है उसके बेस पे। तीसरी अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। तो दो अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली, एक प्रतिस्थापन, दूसरा योग। तीसरा अब हम पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया। ठीक है ना? विलोपन का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। तो कोई एक चीज गायब नहीं होती है, हमेशा पेयर में गायब होते हैं। ठीक है ना? तो विलोपन भी जो है पेयर में होना होता है, विलोपन। तीसरी अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। अब विलोपन अभिक्रिया कैसे होती है? जैसे मान लो CH3C CH3H CH CH3OH। यहां हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और इसको थोड़ा गर्म किया, तो हम ये पाएंगे कि एक कार्बन से जुड़ा H दूसरे कार्बन से जुड़े OH के साथ जुड़कर H2O बना लेगा और बाहर निकल जाएगा।
और चूंकि इनकी जगह खाली हो गई तो ये आपस में बंध बना लेंगे। तो आपको मिल गया CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये CH है, और क्या बाहर निकल गया, H2O। तो आप देखें कि इस तरह का विलोपन, इस तरह की अभिक्रिया जिसमें दो समूह कार्बन से बाहर निकलते, एक कभी नहीं निकलेगा ना, एक निकलेगा तो दूसरा भी कहीं ना कहीं से जरूर निकलेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये निकल गया, ये विलोपन क्रिया हो गई। अब विलोपन क्रियाएं भी कई तरह की हैं, आपके बुक में इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है। इसके बाद बारी आती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हम इसको देखते हैं, बहुत बढ़िया सा रीअरेंजमेंट। तो एक्चुअल में ये विलोपन और रीअरेंजमेंट दोनों में आता है। पिनेकॉल पिनेकॉलोन अभिक्रिया है ये। चौथा विलोपन, विलोपन मतलब गायब हो जाना। तो विलोपन अभिक्रिया का एक सरल उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए CH3 अच्छा, विलोपन तो हो गया ना हमारा, सॉरी, पुनर्विन्यास देखना है हमको, रीअरेंजमेंट। चौथी अभिक्रिया हमारा है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का अर्थ होता है पहले से जुड़ी चीजों को हम जगह बदल देंगे बस। तो ये पुनर्विन्यास एकदम से पुनर्विन्यास नहीं है, विलोपन प्लस पुनर्विन्यास है। आप देखिए एक उदाहरण, इसको हम कहते हैं पिनेकॉल। इसको क्या नाम देते हैं, पिनेकॉल। इसमें दो OH समूह अगल बगल के कार्बन से जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको। अब जब हम इसकी क्रिया, इसको गर्म करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो विलोपन तो होगा ही इसमें। तो होता यह है कि H और OH बाहर निकल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां एक गड़बड़ देखने को मिलती है, और वो क्या गड़बड़ी है, आप देखें कि जैसे ही ये होता है, अब आपको कुछ उत्पाद ऐसा मिला CH3CCH3। आपने सोचा था कि आपको जो उत्पाद मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दो CH3 इससे जुड़ा रहेगा, दो CH3 तो ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसा मिलना चाहिए था, ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। होता यह है कि यहां रीअरेंजमेंट हो जाता है, यानी पुनर्विन्यास हो जाता है, व्यवस्था बदल जाती है, और इसका एक CH3 चला जाता है बगल वाले में, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना लेता है ये। तो ये हो गया पिनेकॉलोन, इसको हम कहते हैं पिनेकॉलोन। तो नोटिस ये किया गया कि ठीक है, इसमें से H2O बाहर तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सामान्य विलोपन क्रिया होनी चाहिए ना, कुछ चीज बाहर निकल गई, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। विलोपन के साथ साथ यहां कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ एक CH3 अपनी जगह बदल के कहां आ जाता है, कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है। तो इस तरह से एक समूह का मुख्य श्रृंखला में एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जाना क्या कहलाएगा, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आणविक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया में क्या होता है कि हाँ, पुनर्विन्यास में क्या होता है, मुख्य संरचना से जुड़ा हुआ कोई समूह अपना स्थान परिवर्तित करके उसी अणु के दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो जैसे CH3, पहले देखो दो दो CH3 दोनों कार्बन पे जुड़े हुए हैं, दिख रहा है ना आपको, इस कार्बन पे भी दो CH3 है, इस कार्बन पे भी दो CH3। हुआ ये कि इसमें का एक CH3 रिएक्शन हुआ, ठीक है, रिएक्शन जो विलोपन की क्रिया होनी थी वो हो गया, H2O बाहर निकल गया। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए क्या हो गया
कि एक CH3 जो कि पहले वाले कार्बन से जुड़ा था वो छोड़ देता है अपनी जगह और कहाँ आ जाता है, दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है वो उसी अणु के अंदर, लेकिन उसने अपनी जगह क्या कर ली, बदल ली। तो अगर अणु में जुड़ा हुआ कोई समूह अपना स्थान बदल लेता है, जगह बदल लेता है, तो इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। ठीक है ना। अब आते हैं आणविक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया में होता है कि कोई बाहरी चीज नहीं होती, अणु के ही बंध अपने आप को इधर उधर घुमा फिरा के क्या कर लेते हैं, इसमें अणु भाग लेते हैं और केवल बंधों की व्यवस्था बदलती है, आणविक अभिक्रिया। देखिए तो आणविक अभिक्रिया में जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है ब्यूटाडाइईन। मैंने थोड़ा सा मोड़ के लिखा है बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, और अब इसकी क्रिया हम करा देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। तो इससे होता यह है कि ये सब केवल अपने बंध की स्थिति बदलते हैं, न तो कोई चीज बाहर जा रही है, न कोई चीज अपनी जगह बदल रही है। सिर्फ क्या हो रहा है, अणु के अंदर के बंध अपनी व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये बंध यहां आ जाएगा, ये बंध यहां चला जाएगा, ये बंध यहां आ जाएगा, तो बन के तैयार होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 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 ये। तो आप देखिए इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, कोई आयन कोई रेडिकल भाग नहीं ले रहा है, दो अणु आपस में भाग ले रहे हैं। और दोनों अणु जब आपस में जुड़ रहे हैं तो कोई चीज बाहर नहीं निकल रही है, सिर्फ बंध का क्या हो रहा है, अरेंजमेंट बदल जा रहा है, बंध की व्यवस्था बदल जा रही है। ठीक है, तो आज